लिखिए दैनिक व्यवहारोपयोगी लघु समय मानक। दैनिक व्यवहारोपयोगी लघु समय मानक। आधुनिक मानक लिखिए। आधुनिक मानक। एक दिन रात बराबर 24 घंटे। एक दिन रात बराबर 24 घंटे। एक घंटा बराबर 60 मिनट। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब लिखिए प्राचीन मानक। प्राचीन मानक। एक दिन रात बराबर 60 घटी। एक दिन रात बराबर 60 घटी। एक घटी बराबर 60 पल। एक पल बराबर 60 विपल। गुरुजी एक बार और दोहरा दीजिए। कौन सा, आधुनिक वाला कि प्राचीन वाला? प्राचीन वाला गुरुजी। एक दिन रात बराबर 60 घटी। एक घटी बराबर 60 पल। एक पल बराबर 60 विपल। समन्वित व्यवस्था। लिखिए समन्वित व्यवस्था। एक दिन रात बराबर 24 घंटा बराबर 60 घटी। एक दिन रात बराबर 24 घंटा बराबर 60 घटी। 24 घंटा बराबर 60 घटी। तो एक घंटा बराबर 24 घटी। एक मिनट बराबर 24 घटी 24 पल। एक घटी बराबर 24 मिनट एवं एक पल बराबर 24 सेकेंड। एक बार फिर से बोलेंगे गुरुजी। जी, एक फिर से बताएंगे समन्वित व्यवस्था। एक दिन रात बराबर 24 घंटा बराबर 60 घटी। एक दिन रात बराबर 24 घंटा बराबर 60 घटी। 24 घंटा बराबर 60 घटी। एक घंटा बराबर 24 घटी। अब एक घंटा बराबर 2.5 घटी। एक घंटा बराबर 2.5 घटी। एक मिनट बराबर 2.5 पल। एक घंटा बराबर 2.5 घटी। एक मिनट बराबर 2.5 पल। एक घंटा बराबर 24 मिनट या एवं एक पल बराबर 24 सेकेंड।
लिखिए चंद्रमासों के नाम। चंद्रमासों के नाम। नंबर 1 चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, श्रावण, भाद्रपद, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। सूर्य मास लिखिए। सूर्य मास। सूर्य मास कब से कब होता है, कोई जानता है? सूर्य मास कब से कब, हम बोलो कपिलेश्वर। मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है। मेष संक्रांति से वृष संक्रांति तक मेष मास, उसके बाद वृष मास। ऐसे जो 12 राशियां हैं वह 12 सूर्य महीना है। मेष मास, वृष मास, मिथुन मास, कर्क मास, सिंह मास, कन्या मास, तुला मास, वृश्चिक मास, धनु मास, मकर मास, कुंभ मास, मीन में कुंभ के बाद मीन मास। ये सूर्य मास हो गए। अब लिखिए आप लोग, एक ऋतु, ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लिख लीजिए, ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। तीन खड़ी लाइन कर लीजिए। पहले में क्रम लिख लीजिए, दूसरे में सूर्य की राशि लिख लीजिए, तीसरे में ऋतु लिख लीजिए। एक नंबर में जहां पहले लिख रहे हैं क्रम के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 गिनती लिख लीजिए क्रम के नीचे। उसके बाद में लिखिए एक के सामने मीन मेष बसंत ऋतु। ऋतु के नीचे लिख लीजिए बसंत। मेष, मीन मेष, मीन राशि और मेष राशि पे जब सूर्य रहते हैं तो बसंत ऋतु होता है। दूसरा नंबर में लिखिए वृष मिथुन, ऋतु में लिखिए ग्रीष्म। वृष मिथुन, ऋतु के नीचे लिखिए ग्रीष्म। 3 नंबर में लिखिए कर्क सिंह। कर्क सिंह में वृष के ऋतु के नीचे लिख लीजिए वर्षा। चार नंबर में कन्या तुला, शरद ऋतु, ऋतु के नीचे शरद। कन्या तुला, ऋतु के नीचे शरद। 5 नंबर में लिख लीजिए वृश्चिक धनु।
ऋतु के नीचे हेमंत। 6 नंबर में लिख लीजिए मकर कुंभ शिशिर। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? बसंत है ना? बसंत। शिशिर। अभी शिशिर चल रहा है, बसंत नहीं आया है। नाम हो गया है बसंत पंचमी, इसलिए बसंत नहीं आ गया है। जी गुरुदेव। हम्म। लिखिए पंचांग क्या है, या पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग में 2 शब्द है। पंचांग में 2 शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पंचधन अंग। पंच धन अंग अर्थात पंच अंगों का समूह। 5 अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। 5 अंगों के समूह को पंचांग कहते हैं। अब वो कौन कौन से 5 अंग हैं, लिख लीजिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं जिनको हम पंचांग कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पंचांग रचित होता है।
दीदी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। क्यों? आ गया मैं। गुरुदेव आगे, आ गुरुदेव गया आगे, गुरु, गुरुदेव आगे। आ गया आ गया। लिखिए तिथि क्या है? तिथि क्या है? तिथि क्या है या तिथि किसे कहते हैं? हम सबको इसका नाम तो अवश्य सुना है। हम सब ने इसका नाम तो अवश्य सुना है। बहुत से त्योहार तो सीधे सीधे तिथियों, बहुत समझने के लिए है तो समझ लीजिए, लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। जहां तक है समझने में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हम सबको इसका नाम तो अवश्य सुना है। बहुत से पर्व त्योहार तो सीधे सीधे तिथियों के ही नाम से प्रचलित हैं, जैसे रामनवमी, विजयदशमी, गणेश चतुर्थी, अक्षय तृतीया, मौनी अमावस्या आदि। इसके लिए हमने क्या किया है, अपने इसका नाम हमने अवश्य सुना है। सूर्य व चंद्रमा के परस्पर 12 अंश और 12 अंश अंशों के कोणीय अंतर को ही तिथि कहते हैं। अंशों के कोणीय अंतर को तिथि कहते हैं। अंशों के कोणीय अंतर को ही तिथि कहते हैं। अर्थात जब चंद्रमा सूर्य से 1 डिग्री से 12 डिग्री मतलब 1 अंश से 12 अंश आगे निकल जाता है तो प्रतिपदा तिथि होती है। उसी प्रकार 24 अंश या डिग्री के अंतर तक द्वितीया, 36 के अंतर तक तृतीया, 48 चतुर्थी, ठीक ऐसे ही 180 अंश के अंतर पर पूर्णिमा व 360 के अंतर पर अमावस्या तिथि होती है। समझ गए आप लोग? देखिए कुल तिथियां कुल 16 नामों से हमें प्राप्त होती हैं। लिख लीजिए, तिथियां कुल 16 नामों से हमें प्राप्त होती हैं, जिनके नाम एवं स्वामी इस प्रकार हैं। जिनके नाम एवं स्वामी इस प्रकार हैं। एक लिख लीजिए क्रम, उसके बाद लिख लीजिए तिथि के नाम, उसके बाद तीसरे लाइन कॉलम 3 कॉलम बनाइए। पहला क्रम, दूसरा तिथि के नाम, तीसरा तिथि के स्वामी। 1 से 16 तक क्रम में लिख लीजिए। 1 से 16 तिथियां, 1 से 16 तिथियां। एक से 16 तिथियां हो गई? हो जाए तो हैंड राइज कर दीजिएगा। जी गुरुदेव। अब एक के सामने लिखिए प्रतिपदा तिथि स्वामी, लिख लीजिए अग्नि। प्रतिपदा अग्नि, द्वितीया ब्रह्मा। प्रतिपदा अग्नि, द्वितीया ब्रह्मा, तृतीया गौरी, तृतीया गौरी, चतुर्थी गणेश, पंचमी नाग,
पंचमी नाग, षष्ठी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, षष्ठी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, अष्टमी शिव, नवमी दुर्गा, षष्ठी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, अष्टमी शिव, नवमी दुर्गा, दशमी यम, दशमी यम, एकादशी विश्वे देव, एकादशी विश्वे देव, द्वादशी विष्णु, द्वादशी विष्णु, त्रयोदशी कामदेव, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी शिव, चतुर्दशी शिव, पूर्णिमा चंद्रमा, पूर्णिमा चंद्रमा, अमावस्या पितृगण, हो गया। लिखिए तिथियों का वर्गीकरण, तिथियों का वर्गीकरण। एक में लिख लीजिए क्रम, दूसरे में वर्गीकृत नाम, तीसरे में तिथियां, चौथे में सिद्ध, सिद्धा। 1 से 5 तक लिख लीजिए, क्रम में 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। वर्गीकृत में लिख लीजिए नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तिथियों में लिखिए 1 नंबर नंदा के सामने लिखिए, नंदा के सामने 1, 6, 11, 1, 6, 11। भद्रा के सामने लिख लीजिए 2, 7, 12, 2, 7, 12। जया के सामने लिख लीजिए 3, 8, 13, 3, 8, 13। रिक्ता के सामने लिख लीजिए 4, 9, 14, 4, 9, 14। पूर्णा के लिख लीजिए 5, 10, 15, 5, 10, 15। अब 1 नंबर जो नंदा है वहां पे 1, 6, 11 के सामने सिद्धा में चौथी लाइन में लिखिए शुक्रवार। पहली लाइन में शुक्रवार, दूसरी में बुधवार, तीसरी में मंगलवार, चौथी में शनिवार, पांचवी में गुरुवार। पहली लाइन में शुक्रवार, दूसरी में बुधवार, तीसरी में मंगलवार,
चौथी में शनिवार, पांचवी में गुरुवार। हो गया? चलिए ठीक है। अब वार के बारे में जान लीजिए। वार किसे कहते हैं समझ लीजिए, बस इतने से ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है, सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है, उसी होरा प्रति ग्रह के नाम पर उस वार का नाम रखा जाता है। ठीक है। सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है, उसी होरापति के नाम से उस वार का नाम रखा जाता है। कोई भी वार अपने सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय से पहले तक रहता है। रात्रि 12 बजे के बाद केवल अंग्रेजी तारीख बदलती है, वार नहीं बदलता है। इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए आप जो है पंचांग इत्यादि में देख सकते हैं, या मुहूर्त चिंतामणि आदि चीजों में पढ़ लिया जा सकता है। ठीक है। अब जान लीजिए कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र क्या है या नक्षत्र किसे कहते हैं? जिसका क्षरण न हो उसे नक्षत्र कहते हैं। जिसका क्षरण न लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। कोई भी पूछ सकता है कि ज्योतिष पढ़ रहे हो, नक्षत्र किसे कहते हैं बता दो। जिसका क्षरण न हो उसे नक्षत्र कहते हैं। अर्थात जो गतिमान न हो, जो हमें स्थिर नजर आए। अर्थात जो गतिमान न हो, जो हमें स्थिर नजर आए। जो हमें स्थिर नजर आए। और इन्हीं के सापेक्ष हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इन्हीं के सापेक्ष हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं। जब आपसे कोई पूछे कि नक्षत्र हैं कितने, जब आपसे कोई पूछे कि नक्षत्र हैं कितने, तो इस अनंत आकाश में अनेकों नक्षत्र विद्यमान हैं। इस अनंत आकाश में अनेकों नक्षत्र विद्यमान हैं। इस अनंत आकाश में अनेकों नक्षत्र विद्यमान हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन उद्देश्य से, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन उद्देश्य से 27 या 28 नक्षत्रों को ही स्वीकार किया गया है। 27 या 28 नक्षत्रों को ही स्वीकार किया गया है।
अनेक नक्षत्रों में से 27-28 नक्षत्र ही क्यों? अनेक नक्षत्रों में से 27-28 नक्षत्र ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपको कल्पना के माध्यम से एक अंधे कुएं में ले चलता हूँ। मान लीजिए कि आप उस कुएं में गिर गए हैं या कोई भी व्यक्ति उस कुएं में गिर गया है। वहां पानी नहीं है, किंतु कुआं थोड़ा गहरा है। आपको कल्पना के माध्यम से एक अंधे कुएं में ले चलता हूँ। मान लीजिए आप उस कुएं में गिर गए, वहां पानी नहीं है, किंतु कुआं थोड़ा गहरा है। कुआं थोड़ा गहरा है। अब आप ऊपर की ओर देखिए और कल्पना करके बताइए कि अब आप ऊपर की ओर देखिए और कल्पना करके बताइए कि आप आकाश का कितना बड़ा या छोटा भाग क्षेत्र देख पाएंगे। आप आकाश का कितना बड़ा या छोटा भाग देख पाएंगे। आपने उचित अनुमान लगाया। आप उस कुएं के अंदर ये बार-बार मुझको दबाड़-दबाड़ बोल के चिढ़ा रहा है। आप उस कुएं के अंदर से आकाश का उतना ही बड़ा क्षेत्र देख पाएंगे जितना बड़ा उस कुएं की परिधि होगी। जितना बड़ा उस कुएं की परिधि होगी। जितना उस कुएं की परिधि होगी। ये धरती भी एक विशाल कूपतल ही है। ये धरती भी एक विशाल कूपतल ही है। इस पर स्थित होकर हम उतना ही बड़ा आकाश देख पाते हैं। इस पर स्थित होकर हम उतना ही बड़ा आकाश देख पाते हैं जितनी बड़ी इसकी परिधि है।
एक वर्ष में यह वर्ष भर में घूमते हुए आकाश के अलग अलग 27 हिस्सों को दिखाती है। यह वर्ष भर में घूमते हुए आकाश के अलग अलग 27 हिस्सों को दिखाती है। अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग में इन्हीं 27 नक्षत्रों से अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग में इन्हीं 27 नक्षत्रों से हमारा दृष्टि संपर्क होता है। हमारा दृष्टि संपर्क होता है। पृथ्वी में रहने के कारण हमारे पास पृथ्वी में रहने के कारण हमारे पास आकाश के कुल मिलाकर 27 ही पृष्ठ दृश्य विद्यमान है। आकाश में कुल मिलाकर 27 ही पृष्ठ दृश्य विद्यमान है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर इसलिए पृथ्वी से देखने पर इसलिए पृथ्वी से देखने पर अन्य ग्रह भी हमें इतने से ही अन्य ग्रह भी हमें इतने में से ही किसी पृष्ठ दृश्य पर नजर आएंगे। किसी पृष्ठ दृश्य पर नजर आएंगे। अतः फल विचार के दृष्टिकोण से अतः फल विचार के दृष्टिकोण से हम पृथ्वीवासियों के लिए इन्हीं नक्षत्रों का सबसे अधिक महत्व है। इन्हीं नक्षत्रों का सबसे अधिक महत्व है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में स्वीकृत है। जो कि ज्योतिष शास्त्र में स्वीकृत है। नक्षत्रों की संख्या 27 या 28 क्यों? हेडिंग लिख लीजिए, नक्षत्रों की संख्या 27 या 28 क्यों? अनुज जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी गुरु जी।